हेलो छात्रों, मैं जितेंद्र सर अंश ट्यूशन सेंटर की ओर से एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। मैं आज भी रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत पहला लेसन हम लोग का है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो लेसन है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग को मालूम है कि कई रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं के सभी प्रकार को हम लोगों को बढ़िया प्रकार अच्छी तरह से पूर्णतः समझना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम से कई प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। यही कारण है कि इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार जो मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ वो है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी हम लोग आज विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया के विषय में हम लोग जानेंगे कि यह अभिक्रिया रियल में होता क्या है। क्योंकि हम अधिकांश कंडीशन में महसूस किए हैं, अधिकांश बच्चे का कहना होता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर किस इससे संबंधित और भी कई अभिक्रियाएं हैं जिनमें अधिकांश कंडीशन में परेशानी हो जाती है, बच्चे को समझने में कठिनाई हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रयास करेंगे पूर्णतः समझाने का, और प्रयास हमारा यह रहेगा कि आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, अच्छी प्रकार से आप समझ सकें। और अगर आपको समझ में आ जाती है तो फिर इसे याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप याद हो जाती है। तो चलिए हम आपका समय नष्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो ये हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा से अवगत करवा देता हूँ। परिभाषा इसमें हमने क्या लिखा है या होता क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो परिभाषा के तौर पर हम लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या आप धातु भी कह सकते हैं अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद स्थापित हो जाते हैं, इसी क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सीधा सा इसमें जो है स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे, यानी हटा देंगे। तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जो धातु विस्थापित करेगा या जो धातु रिएक्शन करेगा वो जिसको हटाएगा उससे अधिक क्रियाशील है कि नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद रखना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि हम साइड में अभिक्रियाशीलता श्रेणी लिख दिए हैं। तो आपको यदि अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद नहीं रहेगा तो आप इस रासायनिक अभिक्रिया को समझ करके भी उसको अपने आप से बना नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम अभिक्रियाशीलता के आधार पर इसको श्रेणी के रूप में सजा दिए हैं। एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रखते हुए हमने ये चार्ट बनाया है। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर पोटेशियम है, अर्थात सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। और इसमें आप देख रहे हैं सबसे नीचे सोना धातु है, जिसको अरम भी कहा जाता है। तो सोना धातु सबसे नीचे है, यानी कि सबसे कम क्रियाशील है। तो इस श्रेणी में आप जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे कम क्रियाशील होते जाएगा और अंत में सबसे कम क्रियाशील धातु प्राप्त होगी। तो जिस प्रकार से आप इस फिगर को देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो लाइन का जो लंबाई है, लाइन जो हम खींचे हुए हैं उसकी लंबाई घटते जा रही है। आप इसके आधार पर जो है ध्यान करके समझिए कि इसमें जो है अभिक्रियाशीलता श्रेणी का क्या पैटर्न बना हुआ है कि जैसे जैसे लाइन नीचे, मतलब जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इसका जो लकीर होता है, लाइन होता है, वो छोटे होते जाते हैं। उसी लाइन के हिसाब से ही इसकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी को भी समझना है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस श्रेणी में अगर सोडियम ऊपर है कैल्शियम से, तो कैल्शियम से अधिक क्रियाशील कौन है, सोडियम है। और यदि कैल्शियम जिंक से ऊपर है तो इसका मतलब कैल्शियम जिंक से अधिक क्रियाशील है। तो आपको इसी के आधार पर डिसाइड करना है कि कौन सा अधिक क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है। और यदि आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया में किसी तरह की कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। इसलिए आप ध्यान देंगे, इसमें जो कहा जा रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धातु या कोई तत्व क्या करते हैं, अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करते हैं और क्या करते हैं, उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेते हैं। यानी जहां पर वो पहले धातु था वहां पर ये खुद अपना क्या करेगा, स्थान ग्रहण कर लेगा। तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे मान के चलिए हमारे पास जिंक धातु है और जिंक धातु को हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो F2- और Zn2+ ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होकर क्या बनाएंगे, देखिए ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और बनाएंगे क्या, SO4 ये कैसे बनाते हैं आपको ये भी पहले हम बताते हैं। उसके बाद हम इस पर और भी देखेंगे हम क्या इसके विषय में बता सकते हैं और विशेष। तो Zn
2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। तो Zn2 प्लस इसका वैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया, इसका वैलेंसी 2 हो गया। आप इसको क्रॉस मल्टीपल जैसे ही करोगे तो हो जाएगा Zn2 SO4 का होल 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों तरफ से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा क्या ZnSO4 बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये इसके दोनों के मिलने से क्या बनेगा ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर धातु अवच्छेद के रूप में बच जाएगा, आप ये कह सकते हैं। देखिए ये प्लस माइनस में टूटना और जुटना ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर इस परिभाषा में क्या कहा जा रहा है उस पर हम आते हैं एक बार फिर से। इस परिभाषा में ये कहा जा रहा है कि यदि अधिक क्रियाशील धातु यहाँ पर है तो वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से क्या करेगा विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट का विलयन लिए हैं और ये जिंक धातु लिए हैं जो इसे क्या कर रहा है विस्थापित कर रहा है। कैसे विस्थापित कर रहा है, क्यों कर रहा है, अभी आपको हम बताए थे कि ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी में देखिए तो जिंक धातु है यहाँ पे, उसके बाद आप कॉपर को देखिए तो कॉपर कहाँ पर है, कॉपर नीचे है। तो निसंदेह कॉपर जब नीचे है जिंक धातु ऊपर है तो निश्चित रूप से जिंक धातु कॉपर से क्या है अधिक क्रियाशील है और इसीलिए इस कॉपर को हटा के अपना स्थान खुद ग्रहण कर लिया है। देखिए कॉपर और सल्फेट आपस में क्या है जुड़ा हुआ है, उदासीन है, इस पर कोई आवेश फिलहाल नहीं है। अब मान के चलिए कि ये दोनों आपस में शादी किया हुआ है, कॉपर और सल्फेट दोनों आपस में क्या कर लिया है शादी करके बैठा हुआ है, अगर ये रिलेशन बना करके बैठा हुआ है और ये जो है हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा है। लेकिन अगर आपको इसके बीच में एंट्री मारना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे बेहतर बनना पड़ेगा ना। मान के चलिए किसी का हंसता खेलता जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं आप, तो क्या करना पड़ेगा आपको उससे बेहतर उसके बीच में प्रस्तुत करना पड़ेगा। आप अगर खुद भिखमंगा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं उसके बीच में जाकर आपको थपड़ा देगा, उस भगा देगा। आपको इससे बेहतर जब तक नहीं बनिएगा तब तक आप इस पर अटैक कर सकते हैं या इसमें झगड़ा लगा सकते हैं। अरे जब तक इसमें झगड़ा आप नहीं लगाइएगा तब तक अपने आप को उसमें फिट कैसे कीजिएगा, संभव है क्या, नहीं है। तो जब तक कि आप इन दोनों को तोड़ेंगे नहीं, आपस में इसको तोड़ेंगे नहीं, झगड़ा नहीं लगाएंगे, तब तक अपना व्यवस्था इसमें कैसे लगेगा, है ना। इसलिए सबसे पहले आपको इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, झगड़ा लगाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको इस कॉपर से बेहतर आपको उसके बीच में अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा ताकि आपके प्रति आकर्षण इसका बढ़े। किसका, SO4 का। SO4 का अगर SO4 से अपना सेटिंग करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब आकर्षण करना पड़ेगा इसके प्रति। तो आप जैसे ही इसके प्रति आकर्षण करेंगे तो क्या होगा ना, इसमें आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्यों, आपको ये क्या महसूस किया, इससे आप क्या है, सॉरी इससे क्या है आप बेहतर हैं। इसको जैसे लगेगा SO4 को कि आप कॉपर से बेहतर हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। आप में कुछ खास होगा, ये इसमें झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा होगा तो आपस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। देखिए जैसे ही इसका रिश्ता टूटा, ये प्लस में और ये माइनस में टूट गया, तो अब रास्ता क्या है, क्लियर है। अब रास्ता क्लियर हो गया, अब क्या होगा, अब जो यहाँ पर जो है ये फ्री हो गया, इससे अलग हो गया, कॉपर से अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। अब जो है ये तो उसी फेरा में था ना, जिंक SO2 माइनस क्या था, उसी चक्कर में था, कब इसको तोड़वा करके अपना सेटिंग कर लें। इसीलिए जैसे फ्री हुआ वैसे ही अब देखिए ये प्लस तो पहले से था और ये माइनस था, और ये प्लस और माइनस में आप तो जानते हैं क्या होता है, आकर्षण। और आकर्षण जैसे होगा तो इस तरह से इसका 2 वैलेंसी, इसका भी 2 वैलेंसी आपस में क्रॉस मल्टीपल करके ऐड हो जाएगा और ऐड होकर एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है जिंक सल्फेट। और इस प्रकार से ये क्या करेगा, जहां पर कॉपर हुआ करता था सल्फेट के साथ में, अब बाद में देखिए वहां सल्फेट के साथ में कौन हुआ करता है, जिंक हुआ करता है। तो जिंक क्या किया, अपने से कम क्रियाशील धातु को हटा के खुद स्थान ग्रहण कर लिया। SO4 के साथ में पहले कौन था, देखिए यहाँ पर कॉपर था, बाद में कौन है, जिंक है। मतलब ये अधिक क्रियाशील धातु जिंक क्या किया, कॉपर धातु को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया। जहां पर कॉपर को होना चाहिए था वहां पर अब जिंक हुआ करता है। और देखिए कॉपर धातु इधर जो है पेंदी में बैठ करके हवा लगा रहा है कि नहीं। ये क्या है, कॉपर धातु है, ये एरो का निशान समझते क्या है, ये एरो का निशान है नीचे, यानी पेंदी में बैठ गया। ये पेंदी में इसको बैठा दिया और ये SO4 के साथ देखिए अच्छा खासा लाइफ बिता रहा है। और इसी क्रिया का क्या नाम है, इसी अभिक्रिया का क्या नाम है, प्रतिस्थापन। यह देखिए प्रतिस्थापन या विस्थापन या एकल विस्थापन। एकल क्यों, देखिए यहाँ पर जो क्रिया हुआ है एक ही बार न हुआ है और एक ही बार ना जिंक कॉपर को भगा कर उसका स्थान ग्रहण कर लिया है, इसीलिए एकल विस्थापन।
2 बार करेगा द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी आपके बीच हम लेकर आएंगे। पहले आपको एकल विस्थापन समझ जाना है। तो आपने क्या सीखा इसके माध्यम से, हम जो एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास किए, कहने का मेरा यही मतलब सिर्फ था कि सबसे पहले आपको अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का पहचान करना है और उसके आधार पर यह देखना है कि जो धातु रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ या किसी के साथ भी, अगर उसे हटाएगा, अगर उसे विस्थापित करेगा तो क्या वो उससे अधिक क्रियाशील है? अगर है तो ये क्रिया संभव है, अन्यथा नहीं है संभव। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और निश्चित रूप से हम ऐसा प्रयास किए हैं आपको बेहतरीन ढंग समझाने का, और हम यही आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आपको समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में आपको नहीं आएगा तो एक बार फिर से मैं इसके लिए वीडियो बना कर दूंगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो। बहुत अच्छा, धन्यवाद।